नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण के नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाया जा रहा है। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दिया? ईंटों का समूह, यानी अलग अलग ईंट रखे हुए हैं। और दूसरे चित्र में उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक मजबूत दीवार। ठीक उसी तरह यहाँ पर फिर आपको कुछ दिखाया जा रहा है। जैसे एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग लिखे हुए हैं। जब इन्हीं अक्षरों को एक क्रम में रखा गया और लिखा गया तो सार्थक शब्द बन गए। जैसे पहली लाइन में व्याकरण, दूसरी लाइन की और आखिरी में दुनिया। तो आज हम क्या जानेंगे? शब्द के बारे में जानेंगे। तो हमारा अगला पाठ है शब्द विचार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो चलिए सर्वप्रथम हम शब्द की परिभाषा जानेंगे कि शब्द, सरल शब्दों में शब्द वर्णों का समूह होता है। पर किस तरह से? चलिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का समूह हो पर वह अर्थ बतलाए। तो उदाहरण देखेंगे कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए, वृक्ष, धरती, उद्यान आदि। अब आगे बढ़ते हैं और शब्द की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। तो पहली, शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। दूसरा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। तीसरा, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। और चौथा, वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शब्द और पद ये क्या होता है, इनके अंतर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा या शब्द का अर्थ जानेंगे कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अब ये पद कैसे बनता है? तो देखेंगे कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। कैसे? उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, लड़का, विद्यालय, जाना आदि। ये अभी शब्द हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों से हमने एक वाक्य बनाया जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या वाक्य है? लड़का विद्यालय जाता है। तो अब इस वाक्य में लड़का और विद्यालय क्या है? संज्ञा शब्द, और जाता है क्रिया। तो ये होते हैं पद। आगे बढ़ते हैं बच्चों और शब्दों के वर्गीकरण पर नज़र डालते हैं कि किस आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले पहला, रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, और आखिरी में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और रचना के आधार पर शब्द भेद को जानते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो चलिए रूढ़ शब्द से शुरू करेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। किस तरह से? हम उदाहरण देखेंगे। जैसे मेघ, पानी, हाथी आदि। इन सबको हम तोड़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात मिला हुआ। यहाँ पर यौगिक शब्द की परिभाषा देखेंगे। सर्वप्रथम, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण, रसोई, धन, घर, रसोई घर।
पाठ धन शाला पाठशाला। आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द, यह भी यौगिक की तरह ही मिलता जुलता है परंतु इसके अर्थ में अंतर होता है। कैसे? परिभाषा से जानेंगे। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे जलज, नीलकंठ, श्वेतांबर आदि। आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और आखिरी में संकर शब्द। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तत्सम शब्द को जानेंगे कि क्या होता है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जिसे हम बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। क्या उदाहरण देखेंगे जैसे सूर्य, गौ, आम्र, घोटक आदि। तद्भव शब्द जानेंगे कि तद्भव शब्द क्या होता है। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात ये भी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं परंतु जब हम इनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। कैसे? जैसे आपने ऊपर सूर्य देखा तो उसका तद्भव क्या हो गया? सूरज। गौ का गाय, आम्र आम, घोटक घोड़ा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? देशज का अर्थ है देश में जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात अपनी क्षेत्रीय भाषा से लिए गए शब्द। उदाहरण देखेंगे जैसे पगड़ी, झुग्गी, थैला, चारपाई आदि। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रकार विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा पर नज़र डालते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे चॉकलेट अंग्रेजी शब्द, चाबी पुर्तगाली, शतरंज अरबी। कुछ और भाषाओं के शब्द देखेंगे तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर आपको चित्र दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पहला चित्र क्या है? दरवाज़ा और दूसरा प्याज। ये कौन सी भाषा से ली गई है? फारसी भाषा से। तो कैंची तुर्की भाषा से। कुछ अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं जैसे काजू फ्रांसीसी, रिक्शा जापानी, मिग रूसी। इस तरह से आपको कई सारे शब्द दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रकार देखते हैं संकर शब्द। ये क्या होते हैं? हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से अर्थात दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना उसे कहते हैं संकर शब्द। उदाहरण देखेंगे जैसे पहला उदाहरण जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गई? रेलगाड़ी। क्या बन गई बच्चों? रेलगाड़ी। दूसरा उदाहरण देखेंगे घड़ी हिंदी शब्द और साज अरबी, तो इन्हें मिलाकर क्या बना? घड़ी साज। घड़ी साज घड़ी को बनाने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं। जैसे पहला है पर्यायवाची, दूसरा है एकार्थी शब्द, तीसरा अनेकार्थी और चौथा विलोम शब्द। तो चलिए पर्यायवाची शब्द से शुरू करते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात यहाँ पर शब्द अनेक होते हैं पर उनके अर्थ एक ही होते हैं। कैसे? उदाहरण देखेंगे जैसे
पहला उदाहरण है समुद्र, इनको हम और नाम से भी जानते हैं जैसे सागर, जलधि, रत्नाकर, इस तरह से। दूसरा उदाहरण है पक्षी, जिसे हम खग, विहग, पंछी, इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, एकार्थी शब्द अर्थात जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं। चलिए इनकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे लड़का, गुलाब, पुस्तक आदि। आगे बढ़ते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी शब्द एक और अर्थ अनेक। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे यहाँ पर देखिए जलज, क्या क्या अर्थ है इसका? कमल, शंख, मोती। दूसरा उदाहरण है सारंग, जिसे धनुष कहते हैं, भौरा भी कहा जाता है, और हिरण, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं और विलोम शब्द के विषय में जानते हैं। विलोम अर्थात विपरीत या उल्टा, जिसकी परिभाषा जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द आदि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे दिन रात, सुगंध दुर्गंध, सोना जागना। आगे बढ़ते हैं, अब प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जानेंगे कि हिंदी भाषा में उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। अब हम सामान्य शब्द के विषय में जानेंगे कि सामान्य शब्द क्या है। देखेंगे, वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में अर्थात अपने दिनचर्या में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे घर, कपड़ा, रोटी, नदी, खाना आदि। आगे बढ़ेंगे, तकनीकी शब्द पर नजर डालते हैं कि तकनीकी शब्द क्या होता है। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विज्ञान इन सब से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे देखिए यहाँ पर दिए गए हैं विषय से संबंधित शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। प्रशासन से संबंधित सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। और विज्ञान से संबंधित रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि, इस तरह के शब्द। आगे बढ़ते हैं, अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अर्थात व्याकरण की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सर्वप्रथम हम विकारी शब्द के विषय में जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी अर्थात परिवर्तनशील। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, तो उसके कुछ उदाहरण हैं लड़का, पुस्तक, भारत आदि। दूसरा सर्वनाम, मैं, तुम, वह, इस तरह के शब्द। विशेषण, छोटा, अच्छा, बहुत आदि। क्रिया, लिखना, पढ़ना, देखना, इस तरह के शब्द। आगे बढ़ेंगे, अविकारी यानी अपरिवर्तनशील शब्द। कैसे? परिभाषा के द्वारा जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। उदाहरण देखेंगे धीरे धीरे, उधर, पास आदि। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक, के बिना, से पहले, के लिए, इस तरह से। तीसरा है समुच्चय बोधक, अन्यथा, और, कि आदि। और चौथा है
विस्मयबोधक, शाबाश, वाह, अरे, इस प्रकार के शब्द। अब हम जानेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द आप कैसे पहचानेंगे, उनमें क्या अंतर है। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लड़का दौड़ रहा है। तो इस चित्र को देख के एक वाक्य बनाया गया कि लड़का तेज दौड़ता है। अब आपको इसी तरह एक और वाक्य और चित्र दिखा रही हूँ, वह है लड़की तेज दौड़ती है। सर्वप्रथम यह बताइए कि इन दोनों ही वाक्यों में क्या असमानताएं हैं। पहले वाक्य में जो संज्ञा शब्द है लड़का, उसका लिंग क्या है? पुल्लिंग, तो उसकी क्रिया भी क्या हुई? पुल्लिंग। दूसरे वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? लड़की, उसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया क्या हुई? स्त्रीलिंग। तो आपने देखा कि अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हुए भी ऐसा कौन सा शब्द है जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ? वह है तेज। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव होते हैं वे विकारी होते हैं, और जिनमें बदलाव नहीं होते वे अविकारी होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को यह शब्द विचार का पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आपको शब्द विचार की यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह हमारे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।